लेखा शास्त्र क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, इस पाठ से पहले एक पाठ हम देख चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने वो पहला पाठ नहीं देखा है, मेरा उनसे अनुरोध है वो पहले पार्ट को देखें और हमारे साथ सेकंड पार्ट में जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें। यानी अब हम यहाँ प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में व्यवहारों को दर्ज करना सीखेंगे। प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें वह पुस्तक जिसमें पहली बार लेन देन की प्रविष्टि की जाती है, उसे रोजनामचा या प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक कहा जाता है। जैसे ही व्यवहार हो, हमारी शॉप पर एक ग्राहक आया, ग्राहक ने आके हमसे कुछ माल मांगा, हमने उसे वो सामान वो माल उपलब्ध करा दिया, उसने हमें पेमेंट कर दिया, हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते ही जिस पुस्तक में उसे सबसे पहले लिखा जाता है वो कहलाता है रोजनामचा या प्रारंभिक प्रविष्टि। यानी आप कह सकते हैं सबसे पहले जहाँ व्यवहार को दर्ज किया जाता है वो है रोजनामचा या प्रारंभिक लेखे की पुस्तक। तो चलिए बच्चों, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। इस पुस्तक में सौदे का अभिलेखन करने के लिए उन स्रोत प्रलेखों की आवश्यकता होती है। पहला पाठ जब हमने पढ़ा था वो था व्यावसायिक सौदे के स्रोत प्रलेख। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किन्हीं व्यवहारों को दर्ज करेंगे तो दर्ज करने के लिए हमें प्रमाणकों की आवश्यकता होगी, एक सबूत की आवश्यकता होगी कि ये घटना घटित हुई है, उस घटना का क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण है। तो वो होते हैं स्रोत प्रलेख। तो स्रोत प्रलेख के आधार पर प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में लेखा किया जाता है। और जिस पुस्तक में सबसे पहला लेखा किया जाता है वो होती है प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें या रोजनामचा। रोजनामचा में लेन देन के नाम और जमा पक्ष, प्रत्येक व्यवहार के 2 पक्ष, प्रत्येक घटना 2 जगह को प्रभावित करती है का अभिलेखन करने के बाद उसे विभिन्न खातों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। रोजनामचा में लेन देन के अभिलेखन को अंग्रेजी में जर्नलाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। तथा एक बार रोजनामचे में प्रविष्टि हो जाने पर उस घटना का संगठन पर पूर्ण उपयोग प्रभाव जाना जा सकता है। सबसे पहले हम हमारे व्यवहार, हमारी घटना को रोजनामचा यानी प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक में दर्ज करते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। और ये जो रोजनामचे में हम व्यवहार को दर्ज करते हैं, इससे पूरे संगठन पर उस घटना का क्या प्रभाव हुआ है, उस व्यावसायिक सौदे का क्या प्रभाव हुआ है, वो जाना जा सकता है। रोजनामचे में से सौदे का विभिन्न खातों में हस्तांतरण खतौनी कहलाता है। यानी रोजनामचा के बाद हम क्या करते हैं, इन व्यवहारों को खाते बही में खतौनी करते हैं, खाते बही में लिखते हैं, जिसके बारे में हम हमारे अगले आने वाले वीडियोज में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जर्नलाइजिंग के बारे में जानेंगे। और जर्नलाइजिंग क्या है? प्रारंभिक लेखे की पुस्तक में दर्ज करने की प्रक्रिया। चलिए रोजनामचा पढ़ते हैं। रोजनामचा क्या है? ये प्रारंभिक प्रविष्टि की मूल पुस्तक है। इस पुस्तक में लेन देनों की प्रविष्टि काल क्रमानुसार का मतलब है समय के अनुसार, अर्थात जब सौदा हो तभी उसका लेखा होगा। जैसे ही सौदा हुआ, जिस दिन सौदा हुआ, जिस समय सौदा हुआ, उसी समय उस व्यवहार को पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा। बाद में इन लेन देनों की खतौनी विभिन्न खातों में की जाती है, ये निश्चित करने के बाद कि एक लेन देन में किस खाते के नाम और किस खाते को जमा होंगे, प्रभावित होंगे, उसकी प्रविष्टि रोजनामचा में की जाती है। यानी रोजनामचा में प्रविष्टि करने के लिए हम नाम और जमा किस खाते को प्रभावित कर रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हुए रोजनामचा में हम प्रविष्टि करते हैं। और रोजनामचा के बाद हम तैयार करते हैं खाता बही की खतौनी। इसका प्रारूप आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आती है तिथि। जिस दिन हमारा व्यवहार हुआ है उस दिन व्यवहार को दर्ज किया जाता है, वो तिथि यहाँ लिखी जाती है। विवरण, जिस विवरण को, यानी क्या आपने माल खरीदा, क्या आपने बेचा, किससे खरीदा, किसको बेचा, कितने पैसे आपके पास आए, कितने पैसे आपने चुकाए, विवरण। बही, पृष्ठ संख्या, नाम पक्ष और जमा पक्ष की राशि। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ एक नियम सिखाता हूँ जिस नियम को आपको देखना है।
जर्नल बनाने के नियम। जर्नल बनाने के लिए खातों को हम 3 प्रकार से बांटते हैं। खातों के प्रकार, 3 प्रकार के खाते होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत खाता। नाम से ही पता लग रहा है कि व्यक्तियों से संबंधित होता है। इसका जो नियम होता है वो नियम होता है, पाने वाले को डीआर करो और देने वाले को जमा सीआर। यानी आप उन व्यक्तियों को डीआर करेंगे जो पाने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति जो हमारे व्यापार से कुछ पा रहे हैं उन्हें डीआर किया जाएगा, और ऐसे व्यक्ति जो हमारे व्यापार को दे रहे हैं उन्हें सीआर किया जाएगा। पाने वाले व्यक्ति के खाते को डीआर और देने वाले व्यक्ति के खाते को सीआर। दूसरा खाता होता है वस्तुगत खाता। नाम से पता लग रहा है ये वस्तु यानी कि माल और संपत्ति से संबंधित होगा। वस्तुगत खाता वस्तु यानी माल और संपत्ति से संबंधित होगा। इसका नियम होगा, व्यापार में आने वाली वस्तु नाम और व्यापार से जाने वाली वस्तु जमा। यानी जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे आप नाम करेंगे और जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसे आप जमा कर देंगे। और तीसरा खाता होता है हमारा नाम मात्र खाता। कौन सा खाता होता है? नाम मात्र, यानी जो खर्चों तथा आय से संबंधित होता है। हम यहाँ क्या कहेंगे? खर्चों को नाम तथा आय को जमा। यानी कि प्यारे बच्चों, आप ये कह सकते हो खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, वस्तुगत, नाम मात्र। इन तीनों खातों के बारे में हमने देखा, हमें इनके नियम भी पढ़े। इन नियमों को पढ़ने के बाद हमें पता लगा कि कौन से खाते को हम नाम और कौन से खाते को हम जमा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जर्नल यानी रोजनामचा प्रविष्टियां करने में इन नियमों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो शुरू करते हैं हम हमारा पहला प्रश्न, जो कह रहा है सरोज मार्ट से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई। ये सौदे अप्रैल माह के हैं। 1 अप्रैल को 1,50,000 से व्यापार प्रारंभ किया। फिर 1 अप्रैल को मनीषा से 36,000 का माल खरीदा। 1 अप्रैल को 2,000 रुपये नकद पर लेखन सामग्री खरीदी। 2 अप्रैल को SBI में बैंक खाता खोला, 35,000 रुपये जमा किए। 2 अप्रैल को प्रिया को 16,000 का नकद माल बेचा। 3 अप्रैल को प्रिया ने चेक से 16,000 का भुगतान किया। 5 अप्रैल को निधि को 14,000 का माल बेचा। 8 अप्रैल को निधि ने 14,000 का भुगतान कर दिया। 10 अप्रैल को रितु से 20,000 रुपये का उधार माल खरीदा। 14 अप्रैल को चेक द्वारा 6,000 की बीमा किस्त का भुगतान किया। 18 अप्रैल को 2,000 रुपये का किराया दिया। 20 अप्रैल को 1,500 रुपये का माल दान में दिया। 24 अप्रैल को 11,200 रुपये का फर्नीचर खरीदा। 29 अप्रैल को व्यक्तिगत उपयोग के लिए 2,000 रुपये का आहरण किया। 30 अप्रैल को 1,200 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। 30 अप्रैल को 2,300 रुपये का नकद माल बेचा। 30 अप्रैल को चेक से 3,000 का कमीशन का भुगतान किया। 30 अप्रैल को चेक से 2,000 रुपये का टेलीफोन का बिल भुगतान किया। आपको इनकी रोजनामचा प्रविष्टियां देनी है। मेरे प्यारे बच्चों, ये तिथिवार डेट वाइज आपको व्यवहार, लेन देन, घटनाएं दी गई है जिन्हें आपको रोजनामचा में दर्ज करना है। तो प्यारे बच्चों, रोजनामचा में दर्ज करेंगे, पहले जर्नल का फॉर्मेट तैयार करना होगा। जर्नल का जब हम फॉर्मेट तैयार करेंगे तो सबसे पहला कॉलम आएगा
डेट, यानी ये वो कॉलम है जहां हम डेट को दर्ज करेंगे। पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। पार्टिकुलर का मतलब होता है यानी आप यहाँ पर जो विवरण है उस विवरण को प्रस्तुत करेंगे। LF, डेबिट और क्रेडिट। तो प्यारे बच्चों, डेबिट और क्रेडिट आपके अमाउंट का कॉलम है। चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन, 1 अप्रैल को 1,50,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ किया, इसका मतलब हमारे व्यापार में 1,50,000 रुपये का अमाउंट व्यापार में आ रहा है और जो कैश है वो कैपिटल के रूप में आ रहा है, क्योंकि व्यापार प्रारंभ करते हैं तो कैपिटल खाते को प्रभावित किया जाता है। 2017 आपकी डेट है तो हम डालेंगे 2017 अप्रैल 1। आपकी जर्नल हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश आपने डेबिट किया क्योंकि व्यापार में आने वाली वस्तु डेबिट होती है और कैपिटल जो कि व्यापार की देयता है उसको हमने क्रेडिट किया। मैंने आपको पहले भी बताया है प्रत्येक व्यवहार 2 पक्षों को प्रभावित करता है, एक नाम पक्ष यानी DR, एक जमा पक्ष यानी CR। जो नाम पक्ष होता है उसे पहले लिखा जाता है, जो जमा पक्ष होता है उसे टू लगा के बाद में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि नाम पक्ष का कॉलम पहले आता है और जमा पक्ष का कॉलम बाद में। इसलिए नाम पक्ष वाली जितनी भी मदें होंगी उन्हें पहले लिखकर जमा पक्ष वाली मदों को बाद में दर्ज किया जाएगा। तो शुरू करते हैं दूसरी प्रविष्टि। यह व्यवहार कितने का था? 1,50,000। तो हम नाम पक्ष के सामने नाम पक्ष का 1,50,000 लिख देंगे और जमा पक्ष के सामने जमा पक्ष का 1,50,000। आगे बात करें, फिर 1 अप्रैल को ही मनीषा से 36,000 का माल खरीदा। अप्रैल 1, बार बार आप डेट यूज नहीं करेंगे। ईयर है वो एक ही बार यूज होगा और जो डेट है वो बार बार लगेगी। मनीषा से आपने 36,000 का माल खरीदा। माल खरीदा, माल खरीदने को हम बोलते हैं परचेज। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? परचेज। बेचने को सेल्स, खरीदना परचेज, बेचना सेल्स। खरीदा हुआ वापस परचेज रिटर्न, बेचा हुआ वापस सेल्स रिटर्न। माल खरीदा तो माल हमारे व्यापार में आ रहा है तो आने वाली वस्तु क्या होती है प्यारे बच्चों? आपने नियम याद किया होगा, DR। तो माल किससे खरीदा? मनीषा से। क्या आपने मनीषा को कोई भुगतान किया? नहीं किया। अगर भुगतान करते तो आपके व्यापार से केस चला जाता, फिर आपने मनीषा को कोई भुगतान नहीं किया इसलिए आप लिख देंगे टू मनीषा, क्योंकि अब आपको मनीषा को भुगतान करना अभी बाकी है और मनीषा आपकी क्या है? लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज क्या हो जाती है? CR। चलिए अगले की ओर। 1 अप्रैल को ही एक और व्यवहार 2,000 रुपये नगद पर लेखन सामग्री। लेखन सामग्री को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? स्टेशनरी। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी। वो आपने खरीदी। तो चलिए अप्रैल 1 को ही हमने क्या खरीदी? स्टेशनरी खरीदी। स्टेशनरी हमारे बिजनेस में आ रही है इसलिए हम क्या कर देंगे? स्टेशनरी अकाउंट DR। अब बताओ ये किससे खरीदी? हमें यहाँ किसी का नाम दिया हुआ नहीं है लेकिन लिखा हुआ है नगद खरीदी, तो यहाँ आ जाएगा टू कैश अकाउंट। जब हमने किसी व्यक्ति से खरीदी तो उसका नाम आया, यहाँ हमने नगद खरीदी तो आ गया टू कैश 2,000 रुपये। आगे चलें। 2 अप्रैल को SBI बैंक में खाता खोला और 35,000 रुपये जमा किए। हमने बैंक में खाता खोला तो बैंक हमारे पास क्या है? एक व्यक्ति है। बैंक एक व्यक्ति है और हमने वहाँ खाता खोला तो क्या है? पाने वाला व्यक्ति, क्योंकि हमने बैंक में 35,000 रुपये जमा कराए, बैंक ने हमसे 35,000 रुपये लिए। तो चलिए जो जर्नल होगी वो कब होगी? अप्रैल 2 को। किस बैंक में खाता खोला? SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट DR। और हमने जमा क्या कराया वहाँ पे? कैश। तो कैश हमारे व्यापार में आ रहा है कि जा रहा है? कैश हमारे व्यापार से जा रहा है इसलिए कैश को हम क्या कर देंगे? CR। तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए से? 35,000 रुपये से। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं।
अप्रैल 2 को ही प्रिया को 16,000 रुपये का नगद माल बेचा। अप्रैल 2 आपने माल बेचा। खरीदने को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? परचेज। तो बेचने को क्या बोलते हैं? सेल्स। खरीदा था तो माल आ रहा था और आने वाली वस्तु को क्या किया था? डीआर। अब बेचा है तो बेचने पे माल जा रहा है तो जाने वाली वस्तु आपकी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? टू सेल्स अकाउंट। अब आपने बेचा किसको? प्रिया को। लेकिन बेचा कैसे? नगद में। नगद में बेचा मतलब माल गया और उसके बदले में आपके पास क्या है? कैश आया। तो आपकी जो जर्नल हो जाएगी कैश अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट। कितना? 16,000। 16,000। चलिए प्यारे बच्चों, आगे के व्यवहारों को दर्ज करते हैं। 3 अप्रैल को प्रिया ने चेक से 16,000 का भुगतान किया। प्रिया ने चेक से में भुगतान किया तो बताइए पैसा आ रहा है कि जा रहा है? चेक से भुगतान का ऑफकोर्स आ रहा है। किससे आ रहा है? प्रिया से। तो प्रिया से हमें 16,000 रुपये का भुगतान प्राप्त हो रहा है। तो चेक से आ रहा है। अप्रैल, किस अप्रैल को आ रहा है? 3 को। पैसा आ रहा है, आते हैं हमने उसको किस में जमा करा दिया? बैंक में। बैंक अकाउंट DR2 किसके पास से पैसा आया? प्रिया से। प्रिया अकाउंट कितना? 16,000। 16,000। आगे बात करें, 5 अप्रैल को निधि को 14,000 का माल बेचा। अब देखो यहां तो आपने नगद बेचा था कैश, पर क्या यहां कहीं पर भी नगद शब्द का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। माल बेचा तो अप्रैल 5 टू सेल्स अकाउंट। किसको बेचा? निधि को। क्योंकि यहां पर कैश शब्द, नगद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हमारी जो जर्नल बन जाएगी वो बन जाएगी निधि अकाउंट DR2 सेल्स। आगे चलें, निधि ने 14,000 रुपये का भुगतान किया। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तो चेक से भुगतान था इसलिए बैंक आया, लेकिन यहाँ कहीं पर चेक का प्रयोग है नहीं है, तो इसलिए अप्रैल 8 को पैसा कैश आएगा क्योंकि यहाँ चेक शब्द का प्रयोग नहीं है। कैश अकाउंट DR2 पैसा किससे आया? निधि से। निधि अकाउंट कितना? 14,000। 14,000। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। 10 अप्रैल रितु से 20,000 रुपये का उधार माल खरीदा। अप्रैल 10 माल खरीदा तो क्या आ जाएगा? परचेज। परचेज अकाउंट DR। माल नगद खरीदा कि उधार? अगर नगद खरीदा होता तो यहाँ आ जाता टू कैश, पर आपने माल जो खरीदा है वो उधार खरीदा है तो यहाँ आ जाएगा टू रितु अकाउंट। उधार में उस व्यक्ति का नाम आता है जो खरीदा है बेचा जाता है। 20,000। क्लियर है? आगे चलें। 14 अप्रैल को चेक द्वारा बीमा किस्त चुकाई। बीमा किस्त यानी इंश्योरेंस प्रीमियम। बीमा इंश्योरेंस होता है और जो इंश्योरेंस की किस्त चुकाई जाती है उसे इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। और चुकाया कैसे गया? चेक द्वारा। तो अप्रैल 14 इंश्योरेंस अकाउंट DR। चुकाई कैसे? बैंक से टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा? 6,000 रुपये। आपने 6,000 रुपये बीमा की किस्त का भुगतान किया। आगे चलें। 18 अप्रैल को 2,000 रुपये का किराया दिया। क्या यहाँ पर कोई चेक शब्द का प्रयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है। किराए को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ बताएं। रेंट। वेरी गुड। तो एंट्री जाएगी रेंट अकाउंट DR2 कैश। हमने चेक से अगर भुगतान किया है तो लिखा है टू बैंक, और ऐसे भुगतान किया है तो टू कैश। चेक हमें प्राप्त हुआ है तो बैंक अकाउंट DR, पैसा प्राप्त हुआ है तो कैश अकाउंट DR।
क्लियर है? आप लोगों को समझ में आई यहाँ तक की जर्नल एंट्रियाँ? आगे चलते हैं बच्ची जर्नल एंट्रियों की ओर। 20 अप्रैल 1500 रुपये का माल आपने किसमें दिया? दान में। दान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चैरिटी। क्या बोलते हैं? चैरिटी। और क्या दान में दिया आपने? माल। तो चलिए करते हैं इसकी प्रविष्टि। अप्रैल 20 आपने माल दान में दिया। मेरे प्यारे बच्चों, माल को अंग्रेजी में दान को अंग्रेजी में बोला जाता है चैरिटी। चैरिटी अकाउंट यार। अब आपने कौन सा माल दान में दिया? जो माल आपने खरीदा था, तो टू परचेज। चैरिटी अकाउंट यार टू परचेज। प्यारे बच्चों, अगर दान में आपने पैसे दिए होते तो चैरिटी अकाउंट यार टू कैश। माल दान में दिया टू परचेज, पैसे दान में दिए होते टू कैश। क्लियर है? आगे चलते हैं। 24 अप्रैल को 11,200 रुपये का आपने क्या खरीदा? फर्नीचर। माल नहीं खरीदा है। प्यारे बच्चों, परचेज शब्द का प्रयोग जब किया जाता है जब हमने माल खरीदा हो। फर्नीचर जो हमने खरीदा है वो हमारी एसेट्स है, और जब भी हम एसेट्स खरीदते हैं तो वहाँ पे एसेट्स का नाम लिखते हैं। याद रहेगा, माल खरीदते समय परचेज को डीआर करते हैं, एसेट्स खरीदते समय जिस एसेट्स को खरीदा है उसी का नाम आता है। वैसे ही माल बेचते समय सेल्स शब्द का प्रयोग होता है, और एसेट्स को बेचते समय एसेट्स का नाम। तो मैं लिख देता हूं, माल खरीदते समय परचेज, माल बेचने पर सेल्स, एसेट्स को खरीदा तो एसेट्स ही आएगी, एसेट्स को बेचा तो एसेट्स ही आएगी। तो प्यारे बच्चों, आपने जब पहले माल खरीदा था, माल खरीदा अप्रैल 10 को, तो अप्रैल 10 को आप देख सकते हो माल खरीदने पे आपने परचेज शब्द का प्रयोग किया था, और माल बेचने पे आपने सेल शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अब यहाँ देखें, आपने फर्नीचर खरीदा है, और फर्नीचर आपकी क्या होती है? एसेट्स। इसलिए परचेज की जगह आप क्या प्रयोग करोगे? फर्नीचर अकाउंट यार। देखो, एसेट्स खरीदने पर एसेट्स का नाम। कितने रुपए का? 11,200 का। किससे खरीदा? नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा? नगद खरीदा, पैसे देकर खरीदा। 11,200 अप्रैल 24 को। समझ आ रहा है? आगे चले। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, व्यक्तिगत प्रयोग बोले तो पहले भी बता चुका हूं, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए यदि कोई धन निकाला जाता है तो आप ड्रॉइंग्स अकाउंट आता है। 2,000 रुपये का आहरण किया, और ड्रॉइंग्स आपके लिए क्या होता है? खर्चा होता है, नुकसान होता है, क्योंकि इससे आपकी पूंजी में क्या होती है? कमी होती है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट यार टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का माल? रुपये 2,000 रुपये। अप्रैल 29 को 2,000 रुपये आपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले। 30 अप्रैल को आपने 1,200 रुपये का ब्याज प्राप्त किया, ब्याज इंटरेस्ट प्राप्त किया। रिसीव इनकम है, इनकम है तो सीआर हो जाएगी। तो चलिए एंट्री करते हैं। अप्रैल 30 को ब्याज के रूप में आपके पास क्या आया? कैश। कैश अकाउंट यार, तो आपने क्या प्राप्त किया? इंटरेस्ट। ये आपकी इनकम है, और इनकम है तो क्या हो जाएगी? सीआर हो जाएगी। कितने रुपए का? 1,200 रुपये का। आगे बात करें, अप्रैल 30 को ही आपने 2,300 रुपये का नगद माल बेचा। बेचा क्या? बेचा माल। माल बेचा है तो सेल्स। अप्रैल 30 को आ जाएगा आपका कैश अकाउंट यार टू सेल्स। कितने रुपए का माल बेचा आपने? 2,300 रुपये का। आगे के व्यवहारों के दर्ज करते हैं। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है?
30 अप्रैल को ही चेक से 3,000 के कमीशन का भुगतान किया। कमीशन का भुगतान किया, कमीशन का भुगतान करने इसका लोग खर्चा है, और खर्चा है तो क्या होगा, बोले डीआर। तो आपकी जर्नल हो जाएगी कमीशन अकाउंट डीआर, भुगतान किससे किया, चेक से। क्या आ जाएगा, टू बैंक। कितने रुपए, 3,000 रुपये का। आगे पढ़ें। 30 अप्रैल को चेक से 2,000 रुपये के टेलीफोन के बिल का क्या किया, भुगतान किया। भुगतान किया तो ये भी आपके लिए क्या है, खर्चा है, और खर्चा है तो टेलीफोन डीआर हो जाएगा, क्योंकि सभी खर्चों को हम क्या करते हैं, डीआर। और भुगतान आपने चेक से किया है क्या, नहीं, कैश से। यहाँ आपने भुगतान चेक से किया है, चेक से किया तो क्या जाएगा, बैंक। अगर भुगतान कैश में किया होता तो क्या जाता, नगद, कैश, बैंक, चेक। तो इस प्रकार आपने पहले जर्नल प्रविष्टियों का एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। जर्नल प्रविष्टियों का क्वेश्चन करते वक्त आपको सबसे पहले इन नियमों को ध्यान रखना है कि कौन सा डीआर और कौन सा सीआर होता है। इसके बाद प्रत्येक व्यवहार को करते हुए आपको डीआर और सीआर को देखना है। ये हुई आपका प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक विश्लेषण तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक लेन देन के प्रभाव स्वरूप सीताराम हाउस के लेखांकन समीकरण सदैव संतुलित रहा और इनकी प्रविष्टियां रोजनामचा में भी करें। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ लेखांकन समीकरण और जर्नल प्रविष्टियां दोनों करनी है। प्रश्न है, 6 लाख रुपए व्यापार प्रारंभ किया, 4,50,000 रुपए बैंक में जमा कराए, 30,000 का शीघ्र भुगतान कर 2,23,000 के मूल्य का प्लांट मशीन खरीदी, 40,000 का नगद, 45,000 का उधार का माल खरीदा, प्लांट और मशीन के पूर्तिका को 2 लाख का चेक किया, नगद विक्रय 70,000, लागत मूल्य 50,000, स्वामी ने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 35,000 की राशि कारण किया, चेक द्वारा 2,500 रुपये बीमे किस्त का भुगतान, 55,000 रुपये के वेतन बकाया वेतन है और 30,000 रुपये नगद फर्नीचर खरीदा। प्यारे बच्चों, इन सभी की जर्नल प्रविष्टियां और लेखांकन समीकरण आप पहले बना चुके हैं। वीडियो को पॉज करें और तैयार करें आप लेखांकन समीकरण और रोजनामचा प्रविष्टियां, और जब आपकी तैयार हो जाए तो वीडियो ऑन करके प्ले करके हमारे साथ जुड़ जाएं इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हमें बनानी है लेखांकन समीकरण। तो बच्चों बताओ, लेखांकन समीकरण क्या थी आपकी, बिल्कुल एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस असेट्स। कैपिटल। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 लाख रुपए से व्यवसाय प्रारंभ किया, कौन कौन आएगा, एक आ जाएगा कैश, दूसरा आ जाएगा कैपिटल। इधर भी 6 लाख, इधर भी 6 लाख। ये आपकी क्या हो गई, पहली लेखांकन समीकरण। दूसरा, 4,50,000 बैंक में जमा कराया, बैंक में जमा कराया तो आपको पता है कैश, एक कॉलम किसका और बन जाएगा, बैंक का, बराबर कैपिटल। पहले कितना था, 6 लाख, बैंक में पहले 0, कैपिटल में पहले 6 लाख। 4,50,000 आपने किस में जमा कराए, किस में जमा कराए हैं, बैंक में। तो 4,50,000 केस में से माइनस हो जाएंगे और बैंक में आपके क्या हो जाएंगे, प्लस, और कैपिटल में कोई चेंज नहीं। तो नई लेखांकन समीकरण हो जाएगी 1,50,000 प्लस 4,50,000 बराबर 6 लाख। तीसरे की बात करें तो तीसरा कह रहा है 30,000 का शीघ्र भुगतान कर 2,23,000 की प्लांट और मशीन खरीदी। तो एक आपका कैश पहले था, बैंक एक और आपका नया आ गया, प्लांट एंड मशीन इस बार आपकी नहीं आ गई,
बराबर कैपिटल। आपने 30,000 का भुगतान कर दिया 2,23,000 की मशीन के बदले, यानी अभी तक आपको पैसे का भुगतान करना बाकी है। तो इसके साथ साथ आपके एक और चीज़ आ जाएगी, वो आएगी क्रेडिटर। केस कितना था? 1,50,000। बैंक कितना था? 4,50,000। प्लांट कितना था? 0। कैपिटल कितनी थी? 6 लाख। क्रेडिटर कितनी थी? 0। आपने 30,000 का भुगतान कर दिया, ठीक है, कैश में से माइनस हो गया। 2,23,000 का आपने प्लांट खरीद लिया, प्लस 2,23,000 का आपके पास प्लांट आ गया। 2,23,000 में से 30,000 तो भुगतान कर दिया, लेकिन 1,93,000 रुपये का भुगतान करना अभी आपको क्या है? बाकी। तो यहाँ बच जाएगा 1,20,000 प्लस 4,50,000 प्लस 2,23,000 बराबर 6 लाख प्लस 1,93,000। आगे चलें चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट हमें कह रहा है 40,000 का नगद और 45,000 का उधार माल खरीदा। नगद माल खरीदा, उधार माल खरीदा, यानी स्टॉक। तो कैश प्लस बैंक प्लस प्लांट प्लस स्टॉक कैपिटल प्लस क्रेडिटर। कैश 1,20,000 बैंक, 4,50,000, 2,23,000 स्टॉक था नहीं, 6 लाख 1,93,000। आपने माल कितने कितने का खरीदा? 40 और 45। तो यहाँ आ जाएगा प्लस 85,000। आपने 40,000 का नगद और 45,000 का उधार। 40,000 की कमी यहाँ हो जाएगी और 45,000 आपके यहाँ पर बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने उधार माल खरीदा है। जोड़ में आ जाएगा 80,000, 4,50,000, 2,23,000, 85,000, 6 लाख, 2,38,000। तो इस तरह आपकी 4 लेखांकन समीकरणें तैयार हो गई। आगे बढ़ते हैं 5वीं लेखांकन समीकरण की ओर। प्लांट व मशीन के पूर्तिकार को 2 लाख का चेक जारी किया। क्या क्या था? कैश प्लस बैंक प्लस प्लांट प्लस स्टॉक बराबर कैपिटल प्लस क्रेडिटर। कितने कितना है? कैश 80,000, 4,50,000, 2,23,000, 85,000, 6 लाख, 2,38,000। लिखा हुआ है कि प्लांट और मशीन के पूर्तिकार को 2 लाख का चेक जारी किया। पूर्तिकार को आपने चेक किया है, चेक जा रहा है 2 लाख यहाँ से माइनस, पूर्तिकार यानी क्रेडिटर, टोटल लगा देंगे 80,000, 2,50,000, 2,23,000, 85,000, 6 लाख 38,000। छठी समीकरण की ओर चलते हैं। नकद विक्रय 70,000, लागत मूल्य 50,000, यानी 50,000 रुपये मूल्य का माल आपने 70,000 में बेचा, 70,000 आपको प्राप्त हो गए, और 50,000 की चीज़ को जब 70,000 में बेचेंगे तो 20,000 का आपको पूंजी में क्या हो जाएगा? फायदा। 50,000 रुपये आपके माल की लागत थी, 70,000 रुपये में आपने बेचा, 70,000 रुपये आपको प्राप्त हुए और 20,000 रुपये का आपको फायदा हुआ। तो
1,50,000, 2,50,000, 2,23,000, 35,000, 6,20,000, 38,000। आगे चलें 7वें समीकरण की ओर। स्वामी ने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 35,000 रुपये की राशि आहरण की। 35,000 रुपये व्यापार से निकाले गए। 35,000 का केस ज़्यादा है, ड्रॉइंग्स यानी कैपिटल में कमी, माइनस 35,000 माइनस 35,000 तो बच जाएगा 1,15,000, 2,50,000, 2,23,000, 35,000, 5,85,000, 38,000। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ रहा होगा। चेक द्वारा बीमा किस्त का भुगतान किया, हमने खर्चे का भुगतान किया है। खर्चे का भुगतान किया है तो उससे क्या होगी, कैपिटल में कमी। भुगतान कहाँ से किया, चेक से। 2,500 और 2,500 तो आपका बच जाएगा 1,15,000, 2,47,500, 2,23,000, 35,000, 5,82,500 प्लस 38,000। नवा बोल रहा है 55,000 रुपये के वेतन बकाया हैं, वेतन बकाया हैं 9th। तो कैश प्लस बैंक प्लस स्टॉक, सॉरी प्लांट प्लस स्टॉक बराबर कैपिटल प्लस क्रेडिटर प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। वेतन बकाया, बकाया वेतन को आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से जाना जाता है और ये हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज होती हैं। 1,15,000, 2,47,500, 2,23,000, 35,000, 5,82,500, 38,000, 0। 55,000 की आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी बढ़ गई और सैलरी आपको चुकाना है, इससे आपकी कैपिटल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बचेगा 1,15,000, 2,47,500, 2,23,000, 35,000 माइनस कर देंगे 5,27,500, 38,000 प्लस 55,000। तो प्यारे बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरी से कैपिटल में कमी होती है और आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम के एक अकाउंट में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 10th हमें कह रहा है 30,000 के नगद फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर आ रहा है, केस जा रहा है। 10th केस प्लस स्टॉक, क्या था पहले, बैंक प्लस प्लांट प्लस स्टॉक, नया अकाउंट खुल जाएगा फर्नीचर का बराबर कैपिटल प्लस क्रेडिटर प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। चलिए क्या क्या था, 1,15,000, 2,47,500, 2,23,000, प्लस 35,000 प्लस डैश 5,27,500, 38,000, 55,000। आपने क्या किया, 35,000 रुपये का फर्नीचर नगद में खरीदा 30,000 का, तो माइनस 30,000 प्लस
30,000। आपकी जो बन जाएगी वो बन जाएगी 85,000, 2,47,500, 2,23,000, 35,000, 30,000, 5,27,500, 38,000, 55,000। इस प्रकार से आप लेखांकन समीकरण तैयार करेंगे। अभी इसमें आपको जर्नल प्रविष्टि भी तैयार करनी है। तो जर्नल प्रविष्टि हम तैयार करेंगे, उसके लिए हम बनाते हैं फॉर्मेट जर्नल। चलिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन की ओर चलते हैं। पहला ट्रांजैक्शन था आपका 6 लाख के व्यापार से व्यवसाय प्रारंभ किया। तो आपकी एंट्री हो जाएगी, नंबर 1 डाल देंगे, कैश अकाउंट DR, कैपिटल कितना 6 लाख। दूसरा लेते हैं 4,50,000 रुपये बैंक में जमा कराए। पाने वाला कौन है? बैंक को हम क्या कर देंगे? DR, बैंक अकाउंट DR टू कैश कितना? तीसरा बच्चों यहाँ डेट हमें नहीं दी गई है, इसलिए हम सीरियल नंबर का ही प्रयोग करेंगे। 30,000 का तो आपने नगद भुगतान किया और 2,23,000 की आपने क्या खरीदी? प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन आपके लिए माल है, स्टॉक है या एसेट्स है? एसेट्स है। तो एसेट्स है तो प्लांट अकाउंट DR टू कैश टू क्रेडिटर, क्योंकि व्यक्ति का नाम हमें दिया हुआ नहीं है। 2,23,000 जिसमें से आपने चुका दिए कितने? 30,000। बच गए 1,93,000। चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं। चौथा पॉइंट हमें कह रहा है 40,000 रुपये का नगद और 45,000 का माल खरीदा। क्या खरीदा? माल खरीदा तो संपत्ति खरीदी तो संपत्ति का नाम, माल खरीदा तो परचेज। कैसे खरीदा? टू कैश। और उधार खरीदा तो क्रेडिटर। कितने का? 85। 40,000 और 45,000। पांचवा, प्लांट और मशीन के पूर्तिकार को 2 लाख का चेक जारी किया। किसको किया? पूर्तिकार को। पूर्तिकार कौन होता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर अकाउंट DR टू बैंक। कितने का चेक? 2 लाख का। आगे चलते हैं। छठा ट्रांजैक्शन, नगद विक्रय 17,000 रुपये का हुआ। माल आपने बेचा, माल बेचेंगे तो सेल्स होगी। कैश अकाउंट DR टू सेल्स 17,000। माल की लागत से हमारा कोई मतलब नहीं है कि माल की लागत कितनी है। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 35,000 रुपये निकाले। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले तो ड्रॉविंग्स अकाउंट DR टू कैश। कितने निकाले? 35,000। आगे चलें। चेक द्वारा 2,500 रुपये की बीमा किस्त का भुगतान किया। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। बीमा किस्त इंश्योरेंस अकाउंट DR। पैसा कैसे चुकाया है? बैंक से, चेक से। आगे चलें। 5,500 रुपये का वेतन बकाया है। वेतन आपका खर्चा होता है। सैलरी अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग सैलरी।
55,000। आगे चलें, 30,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर आपकी क्या होती है? एसेट्स। फर्नीचर खरीदा है तो एसेट्स खरीदी है तो फर्नीचर का ही नाम आएगा क्योंकि माल नहीं है। टू कैश कितना आ जाएगा? 30,000। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में हमने पहले लेखांकन समीकरण तैयार की और लेखांकन समीकरण के बाद हमने तैयार की इसकी जर्नल प्रविष्टियां। तो प्यारे बच्चों, यहीं पे पार्ट खत्म होता है। अगले पार्ट में हम आपको खाता बही और उसकी खतौनी कैसे की जाती है समझाएंगे।